जय हिंद, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप राय मुखातिब हूँ एक नए विषय के साथ। यह विषय है कि किसी राष्ट्र के अवस्थिति यानी लोकेशन मात्र से उस राष्ट्र के स्ट्रैटेजी, वहाँ के सामरिकी और वहाँ के जियोपॉलिटी पे क्या असर पड़ता है। केवल स्थिति विशेष से, अवस्थिति मात्र से ही वो राष्ट्र विश्व मानचित्र पर किस तरह से प्रदर्शन करता है, विश्व पटल पर किस तरह से प्रदर्शन करता है, इस विषय पर बात रखने के लिए आइए थोड़े थोड़े अंश इसको समझते हैं। भारत को लेकर पहले बात करते हैं। भारत, आप जान ही रहे हैं कि विश्व के भूभाग का मात्र 2.4% है, परंतु यहाँ जनसंख्या लगभग 17.5 या 18% है। पूरे विश्व की जनसंख्या का 18% है, यानी भारत विश्व में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। जो भूगोल के विद्यार्थी हैं वो सभी अवगत हैं कि भारत किस तरह से उत्तरी गोलार्ध में है, अक्षांश और देशांतर को अच्छे से जानते हैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है वो विषुवत रेखा भी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो इस तरह के एस्पिरेंट या प्रतियोगी विद्यार्थी या जो ग्रेजुएशन में हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं या जो जागरूकता रखते हों वो ज़रूर जानने का प्रयास करें कि अक्षांश देशांतर क्या होता है, भारत किस तरह से उत्तरी गोलार्ध में है, किस तरह से पूर्वी देशांतर में स्थित है और उसका पूरी लोकेशन जानें। अगर वो प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से पूरी बातें जानें कि किस तरह 32,87,000 कुछ वर्ग किलोमीटर की पूरा भूभाग भारत का है, किस तरह हम 140 से 142 करोड़ हैं, भारत में कितने प्रदेश और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने का तटबंध कितने समुद्र से छूता है और सीमावर्ती राज्यों के बारे में जानें। खैर, ये जानना बहुत ही आवश्यक है और इसके लिए आप क्या करें, भारत और विश्व का मानचित्र जहाँ भी आप पढ़ते हैं उसके सामने निश्चित तौर से टंगा होना चाहिए और उसको आप पूरी तरह से दिल और दिमाग पर उतार लें। बिना देखे ही आंख बंद करके हर प्रदेश की, हर देश की, पड़ोसी राष्ट्रों की स्थिति से आप अवगत हों। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का कितना समुद्रिक सीमा रेखा है तो आप एग्जैक्ट बताएं कि 7,516 किलोमीटर। मतलब इस तरह से आप अपनी जानकारी को रखें कि पूरा सीमाएं कितने देशों से कितने किलोमीटर टच करती है। तो 15,200 किलोमीटर है तो आप एग्जैक्ट बताएं कि 15,200 किलोमीटर। अगर कोई बोले कि भारत का सबसे बड़ा जो शेयर करता है बॉर्डर वो कौन सा देश है तो आप तुरंत बताएं कि बांग्लादेश है और ये 4,096 किलोमीटर है। सबसे छोटा तो अफगानिस्तान को बताएं कि 109 किलोमीटर। मतलब ये स्थिति आपको होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, क्लियर कट जानकारी होनी चाहिए। यहाँ तक होना चाहिए कि पाकिस्तान से कितने प्रदेश टच करते हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन से कितने प्रदेश टच करते हैं, आपके पड़ोसी राष्ट्र कितने हैं, तटवर्ती राष्ट्र कितने, सारी बातें आपको क्लियर होना चाहिए। खैर, ये तो ऐसे ही बातें चल निकली तो बातें वहाँ तक पहुँची, लेकिन हम जानते हैं कि केवल लोकेशन या अवस्थिति मात्र से किसी राष्ट्र की राजनीति कैसे बदलती है, वहाँ की किस तरह से अमीरी गरीबी तय होती है, किस तरह से वो कितना धन अर्जित करता है, कितना व्यापार में उसकी सरलता होता है, अन्य राष्ट्रों संबंध बनाने में उसकी लोकेशन कितनी भूमिका निर्वहन करती है, इसके बारे में हमें जानना है। तो आइए हम ब्रिटेन की स्थिति देखते हैं। ये ग्रेट ब्रिटेन कैसे बना, जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड जैसे कई छोटे छोटे राष्ट्र मान लिया जाए, तो ये ग्रेट ब्रिटेन कैसे बना, यूनाइटेड किंगडम स्टेट कैसे बना। तो हम जानते हैं कि पूरी तरह से ब्रिटेन क्या है, जल के अंदर है, यानी द्वीपीय स्थिति उसकी है, द्वीपीय देश है। अब वो महान कैसे हुआ, जब पूरी तरह से समुद्र में था तो यानी वहाँ के लोगों की शताब्दियों से समुद्र और जल से भय खत्म था और पूरी तरह से वो उसके मित्र बन चुके थे। यानी समुद्र से, जल से, लहरों से उनको कोई डर नहीं था, बल्कि लहरों पे विजय प्राप्त कर लिए थे वो। तो इसका मतलब है कि वो नौकाओं का प्रयोग करने लगे, नौकाओं से दूर देश तक जाने लगे, फिर पतवारें बांधने लगे होंगे, बड़े बड़े चप्पू का निर्माण हुआ होगा। यानी कुल मिलाकर उससे संबंधित सारी मशीनरी का उन्होंने
प्रयोग किया होगा, इन्वेंट किया होगा और धीरे धीरे इस तरह से अनुसंधान के बाद वो समुद्र पर विजय प्राप्त किए होंगे। समुद्र से भय खत्म हुआ, अन्य देशों में जाने लगे। दिशाओं के ज्ञान के लिए कंपास जैसी संरचना का निर्माण निश्चित तौर से जरूरी था, वो किए होंगे समय के साथ। और उसके बाद जब जेम्स वाट जैसे लोग भाप की शक्ति से अवगत हुए और भाप के इंजन का निर्माण हुआ, तो निश्चित तौर पे बड़ी बड़ी नौकाओं पे इस तरह के इंजन लगे होंगे और वो जहाज की शक्ल, जो आधुनिक शक्ल है, उस रूप में धीरे धीरे रूपांतरित हुआ होगा। और जब रूपांतरित हो गया, जहाज़ें बन गई, उद्योग मतलब इंजन बनने से उद्योग लगने लगे, कल कारखाने लगने लगे, फैक्ट्रियां लगने लगीं। इसका मतलब उन उद्योगों के लिए कच्चा माल की आवश्यकता हुई होगी, ताकि कच्चे माल को पक्का बना के विश्व के अन्य राष्ट्रों से व्यापार किया जाए। लेकिन इंग्लैंड तो छोटा सा राष्ट्र है, भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत छोटा है, तो उसको कच्चे माल के लिए अन्य देशों के तरफ जाना पड़ा होगा, उसका रुझान व्यापार में गया होगा। तो बहुत सी बड़ी बड़ी जहाज़ों के साथ वो सुदूर कम विकसित राष्ट्रों में, गरीब राष्ट्रों में, या कह सकते हैं कि संसाधन संपन्न राष्ट्रों के तरफ उन्मुख हुए होंगे। और यही हुआ, वहाँ से कच्चे माल भर भर के लाए, या तो व्यापारिक रिश्ता बनाए, राजाओं से प्रेम से, मधुरता से व्यापारिक रिश्ते बनाए, या कहीं दबा के, धमका के, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे कंपनियों के माध्यम से साम्राज्यवादी विस्तार करके, विस्तारवादी रुख अपना के, आतंकवादी रुख अपना के, इस तरह करके वो कहीं से इन प्रकारेण कच्चे माल प्राप्त करने में सफल हुए होंगे, अपने राष्ट्र में लाए होंगे, कल कारखानों और फैक्ट्रियों में उनका विधिवत निर्माण हुआ होगा, और फिर बनने के बाद पक्का माल उन्हीं राष्ट्रों में बेचे होंगे, धन अर्जित किए होंगे और धन कुबेर हो गए समय के साथ। ये हम सब इतिहास जानते हैं अच्छे से। अब ब्रिटेन के तरक्की में क्या चीज़ थी जो बहुत ज़्यादा लाभदायक हुई, तो उसकी भौगोलिक अवस्थिति ही थी, जो समुद्र के बीच में था। समुद्र से लोगों का डर नहीं था, नित नए अनुसंधान और प्रयोग होते गए और बड़ी बड़ी जहाज़ें बनती गई, फैक्ट्रियां बनी। यानी औद्योगिक क्रांति के बाद पूरे विश्व का सीन बदल गया। सीन बदलने का मतलब ये कहा जाए कि जिस तरह से पहले क्या था, पहले शक्ति आप जान ही रहे हैं कि अच्छे घोड़े और तलवारों में थे, यानी ये स्थल शक्ति का बोलबाला था, जिसके पास चमकती तलवारें हों। यहाँ जहाँ ऐसा कि जहाँ की जलवायु ऐसी हो कि जहाँ बारिश कम होती हो, जहाँ रेगिस्तान हो, यानी बारिश कम होगी और रेगिस्तान होगा, तो वहाँ पे जंग, रस्ट कम लगेंगे धातुओं में, लोहे में, वहाँ की तलवारें चमकेंगी। रेगिस्तान में अगर बालू में तलवार गाड़ दिया जाए और महीनों बाद, वर्षों बाद निकाला जाए, तो चमकती तलवारें। अच्छे घोड़े जहाँ के थे, उनकी स्थल शक्ति में उनकी प्रमुखता हासिल थी। और हम जानते हैं कि सऊदी अरब के क्षेत्र का, इस क्षेत्र में जो भी स्थल शक्ति के रूप में वो पूरा क्षेत्र इमर्ज किया। और बहुत से कारण ये भी था कि वहाँ पे उपजाऊ भूमि नहीं थी, तो लोग इस तरह से लोग छीना झपटी या डकैती और इस तरह से मारपीट, हत्या, बलवा, इस सब के तरफ उन्मुख हुए। उन लोगों की वृत्ति ही इस तरह की हो गई, तो वो धीरे धीरे लड़ाके हो गए और स्थल शक्ति में उनका बोलबाला वर्षों तक था, सैकड़ों वर्षों तक था, शताब्दियों तक था। उसके बाद हम जो बताए कि जल शक्ति, औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन ने किस तरह से जल शक्ति के माध्यम से पूरे विश्व पे अपनी हुकूमत कायम की। वहाँ कहा जाता है कि इतना बड़ा उपनिवेश था कि वहाँ सूरज कभी नहीं अस्त होता था। तो इस तरह की महाशक्ति के रूप में वो शताब्दियों राज की। उसके बाद आ गया वायु शक्ति का बोलबाला, वायु शक्ति का ज़माना। और हम समझ सकते हैं कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसको देखने को मिला। राइट बंधुओं ने किस तरह से हवाई जहाज़ों का सर्वप्रथम इन्वेंशन किया और उसके बाद से वो और शक्तिशाली होती चली गई। उड़ने वाली मशीन, फ्लाइंग मशीन के रूप में, युद्धक मशीन के रूप में वो परिवर्तित होती चली गई। उसमें रॉकेट तक लगते गए और किस तरह से बम्बार्डिंग होती गई। इसका नमूना हम देख सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने किस तरह से, अभी ओपेनहाइम फिल्म बहुत फेमस है, ओपेनहाइम के परमाणु बम को किस तरह से फैटमैन और लिटिल बॉय को हवाई जहाज़ के द्वारा ही ड्रॉप किया गया नागासाकी, हिरोशिमा में। तो वायु शक्ति का समय आया और वायु शक्ति में एक विश्व शक्ति बन के उभरा, प्रमुखता से यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब भी वायु शक्ति का ही ज़माना है। अभी नए नए ड्रोन्स देख रहे हैं, तमाम हवाई प्रणालियां हैं जो विकसित हो रही हैं और उनका ही ज़माना है, जिसमें अग्रणी हम आज भी अमेरिका को ही पाते हैं। खैर, पहले स्थल युद्ध का ज़माना था, स्थल शक्तियाँ हावी हुई, फिर जल शक्ति ब्रिटेन का ज़माना था, आज वायु शक्ति को हम देख सकते हैं। खैर, लोकेशन की बात अगर देखा जाए
तो लोकेशन ने ब्रिटेन को महान बनाया, जापान को महान बनाया। उसी तरह से अमेरिका भी पूरी तरह से फोर्टिफाइड है, अपने लोकेशन के बदौलत ही फोर्टिफाइड है। और लोकेशन में क्या, एक तरफ से आप अटलांटिक महासागर, एक तरफ से पैसिफिक को देख सकते हैं, बीच में वो सुरक्षित है। ऐसे राष्ट्रों से जो दुष्ट राष्ट्र हैं, जो अमानवीय कृत्य करते हैं, जो टेररिज्म फैलाते हैं, ऐसे राष्ट्रों से वो मीलों मील दूर है, इसलिए ज़्यादा सुरक्षित है। आर्थिक गतिविधियों का आधार रहा है, वो बनिया राष्ट्र रहा है, माल असबाब बेच के अपनी शक्ति को बढ़ाया है और दुनिया से बहुत से मस्तिष्क को क्रय करके अपने यहाँ अनुसंधान इनोवेशन का कार्य किया है। और आज अमेरिका एक शक्ति के रूप में अपने अवस्थिति के वजह से ही बना हुआ। अब भारत की अवस्थिति की अगर बात करें तो भारत की अवस्थिति भी उत्तम है, चतुष्कोणी इसकी अवस्थिति है। बहुत लोग त्रिकोणी इसको समझते हैं, लेकिन चतुष्कोणी इसको माना जाता है। खैर, हम बहुत प्राचीन काल में नहीं जाएंगे किस तरह से भारत के चारों कोनों पर और किस तरह से मंदिरों की स्थापना हुई और इस तरह से तमाम बातें हैं। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भारत की अवस्थिति बहुत अच्छी रही है। नीचे प्रायद्वीप भाग को देखते हैं, यानी हमारे यहाँ 7,516 किलोमीटर लगभग जो जल का सीमा मिलती है, वो हमारे स्थिति को और स्ट्रांग करती है। और एक भारत की और स्थिति है कि इसके साउथ से, इसके दक्षिण से जो रूट जाता है, जहाँ पे बड़े बड़े तेल के टैंकर भर भर के अमेरिका, जापान और चीन, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, इस तरह के, वियतनाम से लेके और थाईलैंड, लाओस और तमाम देशों में जाते हैं। तो एक तरह से भारत के दक्षिण में देखा जाए तो कई ऐसे चोक पॉइंट हैं जो विश्व व्यापार को संभालते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर चाइना जैसे राष्ट्र को हम इन चोक पॉइंट को बंद करके सबक भी सिखा सकते हैं। ठीक से बच्चों, अंडमान निकोबार को देखिए, उसके कोल पॉइंट से लेकर इंदिरा कोल तक के जगह को विस्तार से देखिए, और इन मैप का अध्ययन करिए, मानचित्र का अध्ययन करिए, तो आपको पता चलता है कि भारत की अवस्थिति की वजह से भारत कितना इम्पॉर्टेंट है। उत्तर में जाएंगे तो चीन से एक लंबा बॉर्डर लगभग 4,000 किलोमीटर का हम शेयर करते हैं। चीन से दो जगहों पे बड़ी दिक्कत भी है, और हम उसको लेह लद्दाख वाला अक्साई चीन एरिया को देखें, अरुणाचल प्रदेश के समग्र एरिया को, उसको लेकर तमाम दिक्कतें हैं। और हम अगर अभी नॉर्थ ईस्ट के 7 या 8 स्टेट को देखें, अगर सिक्किम को भी नॉर्थ ईस्ट में माना जाए तो 8 सिस्टर्स अब आ गई हैं, तो उसको देखें और किस तरह से वो म्यांमार सहित पूरे आसियान कंट्री को जोड़ता है, यानी गेटवे वाला एरिया है, गेटवे ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो वहाँ पे भी अवस्थिति की वजह से बहुत भविष्य की संभावनाएं छिपी हैं, किस तरह हम आसियान के करीब जा सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं। इस तरह पाकिस्तान वाले या अफ़गानिस्तान करने के लिए 100 किलोमीटर, 100 के लगभग किलोमीटर का बॉर्डर हम अफ़गानिस्तान से भी शेयर करते हैं। लेकिन पीओके के वजह से ऐसा वास्तव में नहीं है। लेकिन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के क्षेत्र को देखा जाए तो गेटवे ऑफ वेस्ट एशिया या साउथ ईस्ट एशिया, इस तरह से वहाँ के लिए भी एक गेटवे बनता है। और सामुद्रिक स्थिति में देखा जाए तो पूरे विश्व के साथ हमारा गेटवे बनता है, कनेक्ट हम होते हैं। और श्रीलंका की स्थिति और मालदीव से देख सकते हैं कि हम सीधे सीधे कनेक्ट हैं। इसी कनेक्शन के वजह से हमारे यहाँ से बहुत से धर्म विश्व में फैले, इसमें बौद्ध धर्म उल्लेखनीय है कि किस तरह से लोग पानी की नौकाओं से दूर दूर देश गए और प्रचार प्रसार किए, और हमारे यहाँ से जो निकला हुआ बौद्ध धर्म और पुष्पित पल्लवित फलित हर जगह हुआ। तो ये भी एक तरह से सांस्कृतिक विस्तार था, एक तरह से धार्मिक आध्यात्मिक विस्तार था, वो देखने को मिला। तो इस समय व्यापारिक विस्तार भी इसी लोकेशन के वजह से हो सकता है। और भारत के साथ बहुत सी ऐसी स्थितियां हैं जो भारत की अवस्थिति को और मजबूत करती है। और उभरते भारत के लिए हम देख भी सकते हैं किस तरह से हम 10वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए, तीसरे नंबर की तरफ उन्मुख हैं अपने अवस्थित की वजह से। तो अवस्थी ही जियो पॉलिटी को बदलती है, जियो स्ट्रैटेजी और जियो टैक्टिक्स को बदलती है। तो निश्चित तौर पे हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि इस राष्ट्रीय यज्ञ में अपनी आहुति दे, अपने कर्तव्यों से अपने राष्ट्र को ऊपर करे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो के अंत तक बने रहे, पूरा देखें, लाइक शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।